भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक का किया उद्घाटन। बैठक में प्रदेश में आगामी चुनावों की रणनीति पर हो रहा है मंथन। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार की रफ्तार हो रही है तेज। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा दी है पूरी ताकत। गृह मंत्री अमित शाह आज असम और पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं चुनावी जनसभाएं। कोरोना के 1 साल के अंतराल में भारत ने इसके खिलाफ कई कीर्तिमान रचे। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक यहां करीब 3 करोड़ वैक्सीन दी गई है। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में किसी भी दल के साथ नहीं करेगी गठबंधन। मायावती ने सरकार से किसानों की समस्या का समाधान निकालने पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक की शुरुआत पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें पंचायत चुनाव और प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों पर मंथन हो रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड मात्र हो। आपको लगता होगा कभी कभी जब हमारी उपलब्धियों का प्रचार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन दोनों सरकारों का, तो आपको लगता है कि हम तो सत्ता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद आपने क्या किया है उसकी समीक्षा करिए, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत राजनीतिक संगठन है और इसकी कुछ विशिष्टता भी है, वैशिष्ट भी भारतीय जनता पार्टी का। स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो, अथवा किसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हो। एक भी पार्टी नहीं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कह सकता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई खंड हो गए, लेकिन आज सीना ठोककर आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, सचमुच दार्शनिक अवधारणा लेकर अपने कदम को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है। सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन लंबी यात्रा के बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतना समय गुजर जाने के बाद भी हमारी पार्टी का विभाजन नहीं हुआ है। राजनीतिक दर्शन की यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारा दर्शन क्या है, और वह दर्शन राजनीतिक ही नहीं है, वह दर्शन है जो मनुष्य को जीवन में एक दिशा देता है, वह दृष्टि देता है। उसे राजनीतिक दर्शन कहते उस एकात्म मानव दर्शन को छोटा नहीं करना चाहता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि यदि हम राजनीतिक पार्टी में भी काम कर रहे हैं तो किसी न किसी दर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, ताकि हमारी राजनीतिक पार्टी को, हमारे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस दर्शन के माध्यम से काम करने के लिए दिशा और दृष्टि मिल सके। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जहां कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान जो कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने किया है, बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, सारे विश्व में उसकी सराहना हो रही है, सारे विश्व में सराहना हो रही है। अभी हाल में ही एक घटना है, क्वेड का नाम सुना होगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 4 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे क्वेड बोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उसकी एक मीटिंग थी। आपको जानकर खुशी होगी, मिस्टर ट्रंप नहीं, वो नहीं है, मिस्टर बाइडेन,
जो बाइडेन, जो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने भाषण में 4 ही संगठनों की थी और किसी की तारीफ नहीं की। भारत के बारे में उन्होंने कहा, भारत अब शक्तिशाली भारत बन रहा है, यह दुनिया का जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति है। क्या ये कोई छोटी बात है? दुनिया के वह देश जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वह कहते हैं कि साहब वैक्सीन भारत ने तैयार कर ली है। आज आप सीना ठोक कर आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जितना वैक्सीन तैयार हुआ है, उसका 60% वैक्सीन यदि किसी ने तैयार किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। कहां हमारे यहां लैब्स नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी जो वेंटिलेटर बनाए हैं, पीपी किट्स बन सके, नॉमिनल पीपी किट्स बनते थे, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में हो गए। और दुनिया के 70 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराई है। कुछ को तो सहायता के रूप में मुहैया कराई है, कुछ को पैसे के आधार पर सहायता मुहैया कराई है। जानते हैं, कुछ हमारे आलोचकों ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री जी आपको अपने देशवासियों की चिंता नहीं है, आप बाहर भेज रहे हैं। अरे यहां तो जन जन को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है, दी जा रही है। एक दिन में सबको नहीं दी जा सकती, वो तो दी ही जा रही है सबको। और मैं कहूंगा इस कार्य समिति की बैठक में वैक्सीन का इजाद करके जो करिश्मेटिक काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, सबके द्वारा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनाव प्रचार की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम और पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम और रानीबन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा असम के गुवाहाटी में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव वैसे तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तीखी राजनीतिक लड़ाई ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन दक्षिण राज्यों में भी चुनावी हलचलों की कोई कमी नहीं है। भाजपा ने केरल में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो वहीं तमिलनाडु विधानसभा की कुल 20 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर केरल कांग्रेस के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 4 राज्यों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों में से 115 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। उसके लिए उसने पहली लिस्ट में 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें देश में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन को पलक्कड़ से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस पंजरीपल्ली निर्वाचन सीट से, तो मलयालम एक्टर सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनाव लड़ेंगे। इन केरला द भारतीय जनता पार्टी वी हैव alliance with 4 parties. BJP will be contesting in 115 seat. वहीं तमिलनाडु विधानसभा की कुल 20 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। उसकी लिस्ट भी भाजपा ने जारी की। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होने हैं। पार्टी ने रविवार को तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 यानी कुल 63 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से, चंचुरा विधानसभा सीट से सांसद लॉकेट चटर्जी को और तारकेश्वर की सीट से स्वप्न दास गुप्ता को मैदान में उतारा है। असम के लिए भी भाजपा ने तीसरे व अंतिम चरण के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं असम में चुनावी प्रचार भी पूरी रफ्तार में है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरहाट में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिनसुकिया और शिवसागर में जनसभा की। दोनों ही नेताओं ने सरकार के विकास कार्यों का खाका जनता के सामने रखा। अमित शाह ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास के लिए समर्पित सरकार की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य को घुसपैठ और आतंकवाद मुक्त बनाया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही, मगर उनके कंधे पर बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। मुझे बताइए भाइयों, बदरुद्दीन अजमल जहां हो वहां घुसपैठ रुक सकती है क्या? जोर से बोलो, रुक सकती है क्या?
मित्रों, कांग्रेस पार्टी को आपका दिया हुआ एक एक वोट बदरुद्दीन अजमल को मिलेगा और बदरुद्दीन अजमल को मिला हुआ एक एक वोट आसाम को घुसपैठियों से भर देगा। आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी चाहिए, घुसपैठ कराने वाली पार्टी चाहिए या घुसपैठियों को उखाड़ कर बाहर फेंकने वाली पार्टी। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। हम जाति, पंथ, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की पॉलिटिक्स हम करते हैं। दक्षिण भारत में चुनावी राज्यों में भी प्रचार रफ्तार ले चुका है। पुडुचेरी में चुनाव आयोग ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की। राज्य में भाजपा के लिए एक बड़ी खबर तब आई जब प्रदेश में विधानसभा में 4 बार के विधायक रह चुके द्रमुक नेता पी कन्नन ने पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आपसी खिंचातान में फंसी हुई है। पुडुचेरी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप डीएमके का झंडा भी उठाया। वहीं कांग्रेस ने केरल के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी अपने गृह क्षेत्र पुथुपल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे और निमोम से के मुरलीधरन को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। सूची आने के बाद भी महिला कांग्रेस प्रमुख लतिका सुभाष ने टिकट न मिलने पर सिर मुंडवाकर तिरुवनंतपुरम में पार्टी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। All the 86 candidates announced by International Congress, they are all very, very important so far as party is concerned. केरल की गुत्थी तो कांग्रेस के लिए काफी हद तक सुलझ गई, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी के खिलाफ रोष जारी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा में द्रमुक विधायक बी सरवना शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में घायल होने के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कल एक्शन लेते हुए सीएम ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर को पद से हटा दिया। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर के डीएम और एसपी पर एक्शन लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले को साजिश नहीं बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ममता बनर्जी को खड़गपुर में चुनौती दी। उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। व्हील चेयर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो के दौरान नजर आई। चुनाव के समय जनता के बीच पैठ बनाने के प्रयास में जुटी तृणमूल कांग्रेस के लिए इससे बेहतर दाव नहीं हो सकता। ममता दीदी ने भी लगे हाथों कह डाला कि वो व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करेंगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। खेला होबे, एक घायल बाघ सबसे खतरनाक जानवर है। चोट के मामले में एक और चुनाव आयोग ने रविवार को कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय समेत पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम विभू गोयल का ट्रांसफर और एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने आयोग से बनर्जी को लगी चोट के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए पत्र लिखा है। हालांकि भाजपा ने ममता बनर्जी के प्रकरण को सेल्फ गोल बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वे सहानुभूति का पुराना फॉर्मूला अपना रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल में लगी हुई है। अब जब एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल होंगे तो सच्चाई सामने आएगी। लोगों के पता लगेगा कि पैर जो है जमीन पे फिसला है या जमीन से पैर फिसल गई है या पैर से जमीन फिसल गई है। तो अगर पैर से जमीन फिसल जाती है तो इसी तरह के चूचू चूचू टिक चिक 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 चूचू का मुरब्बा जैसे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। चुनाव आयोग ने जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मंगाई उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कोई सुनियोजित ढंग से प्रायोजित कोई हमला नहीं था, बल्कि एक घटना है, दुर्घटना है जिसकी वजह से उनको चोट लगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कभी उन्हीं के सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं।
नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और नंदीग्राम से पार्टी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस गोलीबारी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पदोन्नति देने वालों को नंदीग्राम दिवस मनाने का कोई हक नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए हमें 1 साल का वक्त हो चुका है। इस दौर में हमने सफलता के कई कीर्तिमान रचे, लेकिन समझने की बात यह है कि ये दौर अभी गुजरा नहीं है और जंग जारी है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत में अब तक करीब 3 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। गाड़ियां जिनको छूट है, जैसे सरकारी ऑफिस में 25% तक के जाने वाले लोग या हॉस्पिटल्स या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनके अलावा जो लोग घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,07,352 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.68% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 17,455 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 2,99,08,038 लोगों का टीकाकरण हुआ है। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। इस जंग में छोटे देशों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां सिर्फ संसाधनों की बात नहीं बल्कि बात संसाधनों के बंटवारे की भी है। भारत की वैक्सीन मैत्री ऐसे देशों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है। 71 देशों में पहुंचकर भारत की वैक्सीन ने कईयों को भारत का मुरीद बना लिया है, जिसमें अब कई महान क्रिकेटर भी शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने में भारत निर्मित वैक्सीन दुनिया के लिए उम्मीद बन रही है। भारत ने 20 जनवरी को सबसे पहले भूटान और मालदीव को वैक्सीन भेजी थी और सफर तेजी के साथ बढ़ रहा है। वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विवियन रिचर्ड, जिमी एडम, राम नरेश श्रवण, रिची रिचर्डसन ने भारत को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना की। that India would have made to our country, which is the vaccine. We thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future, continued relationship. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India for such a kind gesture. Thank you very much. I just want to use this opportunity to say thank you to the government of India for the support that they're giving to people all across the region in donating vaccines. I know that my own home country of Jamaica is benefiting from this initiative, as also is Antigua, where I'm currently working with Cricket West Indies. We're all deeply grateful to the government of India, and on behalf of the people in the Caribbean, I'd like to tell them thank you very much for this great initiative. I would like to take this opportunity to thank Prime Minister Modi for providing the COVID-19 vaccine for us here in Ghana. We really appreciate your kindness, sir. Thank you so much. On behalf of the government and the people of Antigua and Barbuda, I would like to thank the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, for his kind generosity in offering us 40,000 Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. We are extremely grateful to you and your country, sir. Thank you very, very much. भारत की वैक्सीन दुनिया में अब तक 71 देशों तक पहुंच चुकी है। 8.12 मिलियन खुराक भारत से बतौर मैत्री सप्लाई की गई है।
33.97 खुराक व्यावसायिक रूप से सप्लाई की गई, तो वहीं 16.55 मिलियन खुराक कोवैक्स अभियान के तहत भेजी गई। यानी भारत ने कुल अब तक 58.64 मिलियन खुराक दुनिया को भेजी है। यानी महामारी से लड़ने के लिए भारत दुनिया को पूरी तरह से मदद पहुंचा रहा है। क्वाड देशों ने भी एक बड़ी पहल करते हुए भारत में वैक्सीन निर्माण और आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने के मकसद से सहयोग देने की बात कही। अमेरिका इसमें तकनीकी मदद, जापान वित्तीय मदद और ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए मदद करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने दौरे के दूसरे दिन कल अपने परिवार के साथ मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र के सेवाकुंज आश्रम में वनवासी समागम में शामिल हुए। साथ ही सेवाकुंज आश्रम के नए स्कूल भवन और हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल ही मात्र नहीं है, ये शिक्षा जगत का मंदिर है, जिससे निकलने वाले बच्चे हमारे समाज का गौरव बनेंगे। वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर है। मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से अपनी और सारे समाज की, परिवार की भलाई के लिए। लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़ कर के निकलेंगे, वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा ने पिछले दिनों भारत के लाखों छात्रों को प्रेरित किया है। इसी तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री मोदी 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर बातचीत करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खूब उत्साह है। वह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस में प्रधानमंत्री जी ने हमको जो सारी बातें बताई थी, वह हमारे फ्यूचर और एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थी और उससे हमारी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस गया था हमारा। एग्जाम्स के दिनों में हमको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए और साथ ही साथ में हमको रिविज़न करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। दिल्ली जाने का मौका मिला, वो भी पीएम ने बुलाया था, तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। हमको काफ़ी सीखने को मिला, जो सर ने सिखाया, नरेंद्र मोदी सर ने, उनने जो लाइफ की प्रैक्टिकली चीज़ें बताई हैं वो बेस्ट सीखती मेरे हिसाब से। मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। प्रधानमंत्री ने कई सारे छात्रों के परीक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता, विनम्रता से दिए। उन्होंने हमें बताया कि हमें बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, हमें उसको ज़्यादा लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट तो है, बट बोर्ड एग्जाम्स कभी भी हमारे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते। मैं 2020 में परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुई थी, जिसका कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और उसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा और नया था। छात्र जीवन में ऐसा अनुभव मिलना बहुत अच्छी बात है और मेरे दोस्तों के लिए यही संदेश है कि इस तरह की जितनी भी प्रतियोगिताएं हों उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी सभी बच्चों के सवालों के बहुत अच्छे से उत्तर दिए थे, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। वनवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मुफ्त मिलेगी और इस दौरान उनके रहने और खाने पीने की सुविधा सरकार की ओर से निःशुल्क की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोनभद्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज सरकार खोलने जा रही है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पेयजल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कांशीराम की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर याद किया। कार्यक्रम के बाद पार्टी कार्यालय में लंबे समय के बाद प्रेस वार्ता को आज संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव और 2022 में हो रहे विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है, जिसको सदैव याद रखा जाएगा। किसानों के आंदोलन को लेकर पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार से किसान नाराज हैं।
कई किसानों की आंदोलन में मौत हुई और केंद्र और प्रदेश सरकार को किसानों की मांगों को गंभीरता से लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तो ये उचित होगा। बीएसपी की भी ये मांग है और इस मामले में हमारी पार्टी पूरे तौर से किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरुद्ध आज और मंगलवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। आम ग्राहकों को 2 दिन एटीएम के भरोसे रहना होगा। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। भारत की जीत में ईशान किशन और कैप्टन विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। भारत के सामने 165 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 17.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 166 रन बनाकर हासिल कर लिया। 5 मैच की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। दूसरे T20 में बदलाव और नए चेहरे के साथ उतरी टीम इंडिया का टॉस ने साथ दिया। बल्लेबाजों पर भरोसा रखते हुए टीम ने लक्ष्य का पीछा करना बेहतर समझा और पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले मैच की तरह इंग्लैंड को धुआंधार शुरुआत नहीं मिल पाई और अक्रॉस द स्टंप खेलने के चक्कर में जोस बटलर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर LBW हो गए। हालांकि इसके बाद दूसरे विकेट के लिए डेविड मलान और जेसन रॉय के बीच 50 गेंदों पर 63 रन की साझेदारी सामने आई। खतरनाक दिख रही ये जोड़ी डेविड मलान की विकेट के साथ टूट गई। युजवेंद्र चहल ने मलान को 24 पर चलता किया। जेसन रॉय अर्धशतक के बेहद करीब आकर 46 पर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर भुवनेश्वर कुमार द्वारा डीप स्क्वायर लेग पर लपक लिए गए। जॉनी बेस्टो भी वॉशिंगटन सुंदर की ही गेंद पर 20 पर आउट हुए। इंग्लैंड की पारी में लंबी साझेदारी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन इयान मॉर्गन और बेन स्टोक्स ने तेजी के साथ 28 और 24 रन बनाए। इन दोनों का विकेट शार्दुल ठाकुर ने निकाला। इंग्लिश टीम ने 6 विकेट पर 164 रन का स्कोर किया। 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने खाता भी नहीं खोला था कि केएल राहुल सैम करन का शिकार बने। लेकिन इसके बाद कप्तान कोहली एंट्री लेते ही रन मशीन बन गए और ईशान किशन के साथ तेजी से रन बनाए। इस मैच से अपना T20 डेब्यू कर रहे ईशान किशन ने भी अच्छे हाथ दिखाए। इन दोनों ने 7वें ओवर में ही स्कोर को 60 तक पहुंचा दिया। हालांकि 8वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर ईशान किशन को जीवनदान बेन स्टोक्स ने कैच छोड़कर दिया। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक का किया उद्घाटन। बैठक में प्रदेश में आगामी चुनावों की रणनीति पर हो रहा है मंथन। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार की रफ्तार हो रही है तेज। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा दी है पूरी ताकत। गृह मंत्री अमित शाह आज असम और पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं चुनावी जनसभाएं। कोरोना के 1 साल के अंतराल में भारत ने इसके खिलाफ कई कीर्तिमान रचे। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक यहां करीब 3 करोड़ वैक्सीन की दी गई है खुराक। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में किसी भी दल के साथ नहीं करेगी गठबंधन। मायावती ने सरकार से किसानों की समस्या का समाधान निकालने पर दिया जोर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।